on chemical thermodynamics. So last time we have completed about the expression derivation of maximum work. Now next topic is internal energy. What is the meaning of internal energy? Every substance is associated with a definite amount of energy. This energy is stored in a substance is internal energy and it is denoted by U. It is known as internal energy. Our body, it is also one of the system and our energy is now known as internal energy. Or there are two types of energies, kinetic energy and potential energy, and there are again subtypes of kinetic energy and potential energy. In internal energy का दो टाइप आपको मिलेगा, that is kinetic energy and potential energy, और फिर उसके भी और टाइप्स मिलेंगे. जैसे जैसे आपके चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो सब टाइप्स आपके सामने आते जाएंगे. So what is internal energy? Every substance is associated with a definite amount of energy and this energy is known as internal energy and it is denoted by U. Therefore delta U is equal to U2 minus U1. अब U1 and U2 are the internal energies of initial and final states. U is a state function and it is an extensive property. What is the meaning of extensive property? The property which depends on the amount of matter present in the system. मैटर का अमाउंट कम रहेगा, इंटरनल एनर्जी कम रहेगी. मैटर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा रहेगी. लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल के साथ देखा था. एंड यू इज़ अ स्टेट फंक्शन. एक आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो डेल्टा जिस टर्म के साथ लगा रहेगा, ये टर्म स्टेट फंक्शन रहेगी. डेल्टा यू है, डेल्टा वी है, डेल्टा एच अभी आने वाला है, डेल्टा टी रहेगा, तो ये सब हमको मिलेगा स्टेट फंक्शन. डेल्टा जी आने वाला है, डेल्टा एस आने वाला है, जी एस यू एच, ऑल दीज आर स्टेट फंक्शंस. ये अपनी आसानी के लिए हम याद रख सकते हैं. इंटरनल एनर्जी, अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. सिस्टम की इंटरनल एनर्जी सिस्टम में यहाँ पे ऐड होगी या तो फिर सिस्टम से रिमूव होगी. एंड ये हमको मालूम रहना चाहिए कि जो इंटरनल एनर्जी सप्लाई की जा रही है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम को सप्लाई की जा रही है या तो फिर रिमूव की जा रही है सिस्टम से, ये हमको मालूम रहना चाहिए. नाउ द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम बाय हीटिंग इट और परफॉर्मिंग वर्क ऑन इट इज़ एडेड टू द सिस्टम. अगर सिस्टम को हम हीट देंगे या तो सिस्टम के ऊपर कोई वर्क होगा, एट दैट टाइम द इंटरनल एनर्जी इज़ एडेड टू द सिस्टम. और इसका अपोजिट क्या रहेगा? द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम बाय कूलिंग और बाय परफॉर्मिंग वर्क ऑन द सराउंडिंग इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम. इसका मतलब इंटरनल एनर्जी सिस्टम से रिमूव हो रही है. सिस्टम से रिमूव हो रही है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इज़ डिक्रीज्ड. सिस्टम में ऐड होगी एनर्जी, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इज़ इंक्रीज्ड. ये सब अगर प्लस डेल्टा यू है, प्लस डेल्टा यू, इसका मतलब द एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम. और अगर माइनस डेल्टा यू रहेगा, इसका मतलब द एनर्जी इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम. सो इट इज़ अबाउट द इंटरनल एनर्जी. डेफिनेशन के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, डिफाइन इंटरनल एनर्जी. आपका आंसर क्या रहेगा? एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विथ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि जो पूरी स्टडी है थर्मोडायनेमिक्स की, इट इज़ बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल लॉज. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, second law of thermodynamics and third law of thermodynamics. So here our next topic is first law of thermodynamics. And first law of thermodynamics, it is simply the conservation of energy. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़. कंजर्वेशन के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम तहफ़्फ़ुज़. इट इज़ सिंपली द कंजर्वेशन ऑफ energy, and according to this law the total energy of system and surroundings remains constant. अब यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट्स हैं.
एंड ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। एक जैसे स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। अब देखिए, पहला है अपना energy of universe remains constant. Second है the total internal energy of an isolated system is constant. Universe और isolated system, यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम, एक मतलब लेंगे हम। आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स, यहाँ पे रहेगा द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म का एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन में भी आता है ये सब। थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन में हम जब देखेंगे तो उसमें एनर्जी का कन्वर्जन के बारे में भी हमको सेंटेंसेस वर्ड्स मिलते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड these all about these statements are equivalent. Now, अब इसके बाद डेल्टा U is equal to Q plus W. It is the mathematical expression of first law of thermodynamics, or you can say that it is the formulation of first law of thermodynamics. Q is the heat supplied to the system and W is the work done on the system by the surrounding. Therefore, यहाँ पे देखिए डेल्टा U is equal to पॉजिटिव, यहाँ भी मैंने आपको बताया इफ़ डेल्टा U इज़ इक्वल टू पॉजिटिव द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। इंटरनल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, इज़ इक्वल टू प्लस डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q प्लस W। अब यहाँ पे इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज़ इक्वल टू द सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड to the system and amount of work done on it. Therefore, delta U is equal to Q plus W, and it is our mathematical expression of first law of thermodynamics और formulation of first law of thermodynamics. जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये दो तरह से यूज़ होगा। ये हीट तो सप्लाई किया जा रहा है सिस्टम से और सिस्टम में कुछ वर्क परफॉर्म होगा। इन दोनों फंक्शंस के दौरान इंटरनल एनर्जी इज़ इंक्रीज्ड। It is the mathematical expression of first law of thermodynamics. यहाँ पे है suppose Q is heat supplied to the system and W work done on the system by the surrounding. The internal energy of system would increase. ठीक है। Now, first law of thermodynamics for various processes. देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है 4 प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबारिक प्रोसेस। ये चारों प्रोसेस में हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डेरिवेशन बताना है, इक्वेशन बताना है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, डिड्यूस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस, नंबर 2 एडियाबेटिक प्रोसेस, या नंबर 1 आइसोकोरिक प्रोसेस, नंबर 2 आइसोबारिक प्रोसेस। कोई से भी 2 प्रोसेस करके दिया जा सकता है और यहाँ पे ये 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है ये, या फिर एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा। प्रोसेस है आइसोथर्मल तो ये W इज़ इक्वल टू माइनस क्यू या माइनस W इज़ इक्वल टू प्लस क्यू, ऐसा भी करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर वेरियस प्रोसेसेस इस टॉपिक के ऊपर 1 मार्क में एमसीक्यू भी हो सकता है और वेरी शॉर्ट आंसर भी हो सकते हैं। नाउ फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं हम, दैट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। यू नो इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू 0 and our expression for first law of thermodynamics is delta U is equal to Q plus W. Delta U is equal to 0, it is equal to Q plus W. इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे हम, हमको क्या मिल जाएगा, W इज़ इक्वल टू माइनस क्यू। इसका मतलब क्या है इस इक्वेशन का, इट मीन्स दैट द हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, the heat absorbed by the system is entirely used for doing work on the surrounding, for doing work on the surrounding,
When work is done on the system by the surrounding, it results in release of heat. प्लस डब्ल्यू का मतलब है प्लस डब्ल्यू, हाँ, प्लस डब्ल्यू का मतलब रहेगा वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन, इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर यहाँ आप माइनस डब्ल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस क्यू। इसको और करके हम कैसे लिख सकते हैं, और करके माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस क्यू। माइनस डब्ल्यू इसका मतलब इट इज़ वर्क ऑफ एक्सपांशन, वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग, एट दैट टाइम क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। और अगर वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन यहाँ पे हम लेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, ये इस इक्वेशन का मतलब होगा। और करके यहाँ भी आप आगे लिख सकते हैं आप, ठीक है। नाउ second process is adiabatic process. What happens in adiabatic process? There is no exchange of heat between system and its surrounding. It means that Q is equal to 0. Then Q is equal to 0. Our expression for first law of thermodynamics is डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। हाँ, Q की वैल्यू अगर हम ज़ीरो रखेंगे, वी विल गेट डेल्टा U इज इक्वल टू W। डेल्टा U इज इक्वल टू W, और अगर दोनों साइड का हम साइन चेंज करेंगे, माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W, इसका मतलब देयर इज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग वर्क ऑफ एक्सपांशन। और डेल्टा U इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, देयर इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया कि ये जो माइनस साइन दी है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस माइनस साइन, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग टू द बेस 10 ऑफ V2 अपॉन V1, जो पूरा एक्सप्रेशन है उसमें W इज इक्वल टू माइनस साइन है। प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क में भी माइनस साइन है, और मैक्सिमम वर्क में भी माइनस साइन हमको मिलेगी। व्हाट डज इट मीन? ड्यूरिंग एक्सपांशन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम लूजेस, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। ये डिक्रीज का देखिए निगेटिव साइन यहाँ पे आ गया, उधर का आंसर हमको यहाँ पे मिल गया। देयरफॉर डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग वर्क ऑफ एक्सपांशन एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन, ठीक है। इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे? देयर इज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग वर्क ऑफ एक्सपांशन, इट मीन्स दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। थर्ड प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस. We know this equation, W is equal to minus external pressure into delta V, and delta U is equal to Q plus W. We will put the value of the W in this equation. Delta U is equal to Q minus external pressure into delta V, and during isochoric process delta V is equal to 0. इसकी वैल्यू 0 है, therefore this whole term becomes 0. Okay, therefore delta U is equal to QV. What is the meaning of QV? Heat absorbed at constant volume. अब जब QV को हमने कर दिया ना स्पेसिफाई, therefore QV is equal to delta U, and U is a state function, therefore QV is also a state function, is equal का साइन है ना, therefore since U is state function, therefore QV is also state function. देखिए Q को हम नहीं कहेंगे कि ये स्टेट फंक्शन है, क्यू वी यहाँ पे जो कंडीशन है वो स्पेसिफाई की जा रही है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देयरफॉर क्यू वी इज अ स्टेट फंक्शन। प्रॉब्लम में हमको वर्ड्स दिए रहेंगे, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज गिवन, डेल्टा यू इज गिवन, डेल्टा यू की वैल्यू हमको दी है। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इट इज़ इक्वल टू डेल्टा यू। ये प्रॉब्लम्स में, ये गिवन में लिखने के लिए या हम यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा? ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अब प्रेशर कांस्टेंट है, अब यहाँ पे देखिए वापस से हम आते हैं, W इज़ इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा वी, डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा U इज़ इक्वल टू क्यू पी माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा U। हाँ, इस इक्वेशन को रीअरेंज जब हम करेंगे, वी विल गेट क्यू पी इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा V,
A new function is used here at the place of QP, that is delta H. Delta H is equal to delta U plus external pressure into delta U. As right hand sides are equal, therefore left hand sides are also equal. It means that delta H is equal to QP. It is the heat supplied at constant pressure, and delta H is change in enthalpy. So our next topic is enthalpy. H. It is represented by H. Enthalpy of system is sum of internal energy of a system and the energy equivalent to pressure volume work. Therefore, H is equal to U plus PV. Delta H is a state function. U, P, V, these are state functions. Therefore, H is also state function. स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब इसके साथ देखिए ये वाला साइन, ये वाला सिंबल लगेगा डेल्टा का. हाँ, अब डेल्टा का सिंबल लगा, व्हाट डज इट मीन? H2 माइनस H1. H1 is the enthalpy of initial state, H2 is the enthalpy of final state. Okay, now from equation 1, H1 is equal to U1 plus P1 V1. H2 is equal to U2 plus P2 V2. Therefore delta H is equal to H2 minus H1 की वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे, रीअरेंज करेंगे, we will get delta U plus delta PV at constant pressure. P1 is equal to P2 is equal to P. Therefore delta H is equal to delta U plus P delta V. ठीक है. Now अब यहाँ पे if the pressure inside and outside is same और external pressure is equal to P, यहाँ पे P की जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं external pressure. अब ये जो इक्वेशन है QP is equal to delta U plus external pressure delta V. Now QP is equal to delta U plus P delta V. And from equations 3 and 4 equations जब आप देखेंगे right sides are equal, therefore left sides are also equal. It means that delta H is equal to QP. What does it mean? Heat supplied at constant pressure. प्रॉब्लम में अगर वर्ड्स हैं हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, उसकी वैल्यू दी रहेगी आगे. इट मीन्स दैट डेल्टा एच इज़ गिवन. क्यूपी हमको नहीं यूज़ करना है, हमको इक्वेशन ये वाली यूज़ करना है, ये दिस इक्वेशन. डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. It is heat supplied at constant volume. It is heat supplied at constant pressure. Okay. Now, thus change in enthalpy of system is equal to heat transferred from it at constant pressure. H and QP are state functions. H state function है तो QP भी यहाँ पे state function है, दोनों equal है ये. अब ये जो इक्वेशन है इसका डेरिवेशन आता है 2 मार्क के लिए. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन एंथैल्पी. आपको आंसर स्टार्ट करना है H इज़ इक्वल टू यू प्लस पी वी. वहाँ से आपको आंसर स्टार्ट करना है. 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है क्योंकि हर स्टेप की मार्क लिख के आती है. अगर उस जिस स्टेप की मार्क है और आपने वो स्टेप नहीं लिखी है, यू विल लूज द मार्क. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शंस. यहाँ पे डेरिवेशन है एंड दिस डेरिवेशन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस इक्वेशन. डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. जहाँ पे अपना ये एंड हो गया ये वाला दिस इक्वेशन. हाँ, इट इज़ लास्ट एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन एंथैल्पी. इट इज़ द फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉर रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शंस. देयरफॉर डेल्टा यू इज़ इक्वल टू P. डेल्टा V का मतलब क्या है? V2 माइनस V1 इनिशियल वॉल्यूम एंड इट इज़ फाइनल वॉल्यूम. नाउ वी विल ओपन दिस ब्रैकेट एंड वी विल गेट डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस PV2 माइनस PV1. नाउ अब जो गैस है यहाँ पे, ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हम लेंगे द रिएक्शन इन विच गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल. नाउ सपोज द गैस इज behaves like ideal gas. Therefore applying ideal gas equation हमको पता है PV is equal to nRT, PV1 is equal to N1RT, PV2 is equal to N2RT. इक्वेशन 1 में हम रखेंगे
रीअरेंज करने के बाद हमको मिलेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, इट इज़ डेल्टा यू हियर, डेल्टा यू plus delta Ng, G for gas, delta Ng, and it is RT. Delta N, what is delta N? It is the difference between number of moles of gaseous products and those of gaseous reactants, G for gaseous state. Now, work done in a chemical reaction. Next expression is work done in a chemical reaction. Now, the work done by a system at constant temperature and pressure is given by W is equal to minus P delta V. W is equal to minus P delta V. यहाँ पे external नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. Open this bracket, we will get this equation. W is equal to minus PV2 plus PV1. Using ideal gas equation, PV is equal to nRT, PV1 is equal to N1RT, PV2 is equal to N2RT. Now put these values in equation number 1. W is equal to minus N2RT plus N1RT. Now N2 minus N1, यहाँ माइनस साइन कॉमन निकाल लेते, माइनस ये बाहर है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट ओपन करेंगे वापस से इक्वेशन आपको मिल जाएगी, माइनस N2 माइनस N1 RT, N2 minus N1, it is delta N, it is negative sign, G for gaseous state, RT. वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, अगर ये क्वेश्चन आया तो आपका आंसर लास्ट एक्सप्रेशन रहेगा W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N G R D, और जो फर्स्ट एक्सप्रेशन रहेगा वो रहेगा W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V. नाउ यहाँ पे 3 केस हमको कंसीडर करना है. देखिए, इफ़ N1 इज़ लेस देन N2, ठीक है, डेल्टा एन जी इज़ पॉजिटिव, ये जो डेल्टा एन रहेगा ना ये पॉजिटिव रहेगा. W इज़ लेस देन ज़ीरो, व्हाट डज इट मीन? W इज़ इक्वल टू निगेटिव, व्हाट डज इट मीन? वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, मतलब इट इज़ द वर्क ऑफ एक्सपांशन. सेकंड केस, इफ़ N1 इज़ ग्रेटर देन N2, delta n is negative, W is greater than 0, what does it mean? Work is done on the system and it is work of compression. Third case is if N1 is equal to N2, delta n is equal to 0, W is equal to 0, it means that no pressure volume work is done when number of moles of reactants and products are equal. ठीक है. Now our next topic is enthalpies of physical transformations. फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में हमको देखना रहेगा एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, उसके बाद रहेगा एंथैल्पी फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज, थर्ड रहेगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. ये हमको देखना है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में. सो फर्स्ट टाइप इज़ एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन. ट्रांजिशन का मतलब होगा चेंज, फेज का मतलब होगा फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट्स में क्या आएगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस. सो फर्स्ट इसमें हमको टाइप मिलेंगे, 3 टाइप मिलेंगे. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सेकंड रहेगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, थर्ड रहेगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. वी विल सी वन बाय वन. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. इट इज़ द डेफिनेशन, 1 मार्क के लिए डेफिनेशन आती है. Enthalpy change that occurs when 1 mole of solid is converted into liquid without change in temperature at constant pressure is enthalpy of fusion. To fuse means to melt. H2O in solid state. H2O in solid state means it is ice. When this solid state converts into liquid state, and for this process enthalpy of fusion is equal to 6.01 किलोजूल पर मोल एट 0 डिग्री C. अगर हमको इस ये जो प्रोसेस है फ्यूजन का प्रोसेस, इसका रिवर्स प्रोसेस अगर हम देखेंगे दैट इज़ फ्रीजिंग. ठीक है. नाउ H2O इन लिक्विड स्टेट, कौन फ्रीज होगा? सॉलिड बनेगा, लिक्विड स्टेट. H2O इन लिक्विड स्टेट and this liquid state converts into solid state, H2O in solid state. Delta H for freezing is equal to minus 6.01 kilojoule per mole at 0 degree C.
it is negative sign. It means that this process is exothermic process. Heat is given out. Here positive sign is present. It means that it is the endothermic process. Now, second type is enthalpy of vaporization. Vaporization means liquid is converted into vapor. What is the definition? It is the enthalpy change accompanying the vaporization of 1 mole of liquid without changing its temperature at constant pressure. For example, liquid water is converted into its gaseous state, and delta H, enthalpy of vaporization, is equal to 40 kilojoule per mole at 100 degrees C. Plus sign represents this process is endothermic process, and if temperature is 100 degrees C, enthalpy of vaporization is 40 kilojoule per mole, and if temperature is 25 degrees C, enthalpy of vaporization is 44 kilojoule per mole. एंड वेपराइजेशन का रिवर्स प्रोसेस हमको मिलेगा कंडेंसेशन. वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, बारिश का मौसम होता है उसमें यही सब प्रोसेस होता ना. वेपराइजेशन का मतलब लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, फिर कंडेंसेशन होगा, गैसियस स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. सो हियर gaseous water is converted into its liquid state. Enthalpy of vaporization is equal to minus 40.7 kilojoule per mole and it is at 100 degree C. ये 100 डिग्री सी पे देखिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, प्लस 40 किलो जूल, एंड एट 100 डिग्री सी इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड इट्स वैल्यू इज़ माइनस 40.7 किलो जूल पर मोल. 40.7 भी यहाँ आप लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट. नाउ नेक्स्ट है that is enthalpy of sublimation, and it is its representation. It is the enthalpy change. It is change for the conversion of 1 mole of solid directly into vapor at constant temperature and pressure. H2O in solid state is converted into its gaseous state. Sublimation का process का मतलब क्या है? Solid state is directly converted into its gaseous state. कैम्फर की एग्जाम्पल है, नेफ्थलीन बॉल्स रहते हैं. नेफ्थलीन बॉल्स अगर आप रखेंगे कहीं किसी कागज़ में लपेट के, कुछ दिन के बाद आपको कागज़ खाली दिखेगा. ठीक है, इसका मतलब सॉलिड स्टेट इज़ कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, वो वेपर बन के गया without passing through liquid state. That process is sublimation. Now when solid state is converted into gaseous state, water का ही example है, for this process the change in enthalpy, that is enthalpy of sublimation, is equal to 51.08 kilojoule per mole and it is at 0 degree C. Okay. Now अब जो ऊपर हमने ये रिएक्शन देखा, दिस रिएक्शन ना, ये वाला, दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस. टू स्टेप्स में भी लिख सकते हैं हम इस रिएक्शन को. फर्स्ट स्टेप इज़ फ्यूजन, सेकंड स्टेप इज़ वेपराइजेशन. सॉलिड स्टेट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. इट इज़ डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 0 डिग्री सी पे कर रहे हैं हम. देयरफॉर एट 0 डिग्री सी 6 डेल्टा एच इज़ इक्वल टू 6.01 किलो जूल पर मोल. H2O in liquid state gives H2O in gaseous state. Enthalpy of vaporization is equal to 45.07 kilojoule per mole at 0 degree C. Now we will add these equations. Then next equation is H2O in solid state gives H2O in gaseous state. Enthalpy of sublimation is equal to 51.08 kilojoule per mole. डायग्रामेटिकली हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उससे पहले डेल्टा एच सब्लिमेशन, enthalpy of sublimation is equal to enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization. ये है, इट इज़ द डायग्राम. इसका डायग्रामेटिकली हम इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह कर सकते हैं. इट इज़ सॉलिड स्टेट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सॉलिड स्टेट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट इज़ कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट. This process is fusion, this process is vaporization. Solid state is converted into gaseous state, this process is sublimation. It is the representation of enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization and enthalpy of sublimation. So it is about the enthalpy of
फेज ट्रांजिशन। 3 टाइप्स हैं इसमें, एक एक मार्क का क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। नाउ एंथैल्पी फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज, इसमें हमको मिलेगा 2 टाइप मिलेगा, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। Enthalpy of ionization, it is the representation of enthalpy of ionization. It is the enthalpy change accompanying the removal of an electron from one mole of gaseous atom. For example, sodium in gases, ये भी gaseous state में ही लेना है। Sodium in gaseous state gives Na plus electron. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लूज हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आयन बना। देयरफॉर द चेंज इन एंथैल्पी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एंड फॉर दिस प्रोसेस डेल्टा एच इज इक्वल टू 494 किलो जूल पर मोल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहे, इट इज़ नोन एज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इसका रिवर्स प्रोसेस अगर हम देखेंगे, दैट प्रोसेस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हमको मिलेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। The electron gain enthalpy gives the enthalpy when one mole of gas phase atoms of an element accept electron to form gaseous anion. Electron जब यहाँ gain होगा at that time anion is formed. When electron is lost at that time cation is formed. Loss of electron it is endothermic process. Gain of electron is exothermic process. ये जब पीरियोडिक टेबल के चैप्टर्स आएंगे तो उस वक्त हम इसके बारे में देखेंगे, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड व्हाई इज इट निगेटिव। निगेटिव क्यों है? बिकॉज इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन द एंथैल्पी चेंज accompanying the dissociation of one mole of gaseous substance into atoms is the enthalpy of atomization. यहाँ एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। ये मॉलिक्यूल दिए Cl2 मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट, these two atoms are separated. जो बॉन्ड है दोनों क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है, this bond breaks and these two chlorine atoms are separated, and for this the enthalpy of atomization is equal to 242 kilojoule per mole. Breaking of bond it is endothermic process. Formation of bond it is exothermic process. अभी आगे आएगा, उसमें उस वक्त मैं आपको बता रही हूँ। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल है CH4, इट इज़ मीथेन। यहाँ पे एक कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन एटम्स सेपरेट हो जाएंगे एंड एंथैल्पी फॉर दिस प्रोसेस इज चेंज इन एंथैल्पी फॉर दिस प्रोसेस इज 1660 किलो जूल पर मोल। इन CH4 molecule 4 CH bonds are present and for breaking of every bond one separate delta H value is observed. अब यहाँ पे जब 4 CH बॉन्ड्स के लिए हम वैल्यूज़ लिखेंगे तो 4 वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे ये 4 वैल्यूज़ का एडिशन है, ठीक है। और फिर एक CH बॉन्ड का हमको एवरेज निकालना रहेगा, इस वैल्यू को हमको 4 से डिवाइड करना रहेगा। उस वक्त CH बॉन्ड एंथैल्पी हमको इसका एवरेज लिखना रहेगा। ये सब प्रॉब्लम्स में आता है। नाउ नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इट इज़ द एंथैल्पी चेंज in a process when one mole of a substance is dissolved in specified amount of solvent. For example, NaCl है solid state में, इसको water में dissolve किया गया है, we will get aqueous solution of sodium chloride. Enthalpy of solution is equal to 4 kilojoule per mole. ठीक है, पहला हमने देखा एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, सेकंड हमने देखा एंथैल्पी फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज, एंड थर्ड इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नाउ इसका एग्जांपल हम लेंगे NaCl का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये 4 किलो जूल पर मोल ये कैसे आया? नाउ NaCl it is an ionic compound. An ionic compound dissolves in water in 2 steps. First step is the ions are separated from the molecule. For example, it is the general representation of an ionic compound. Example ले सकते हम NaCl, MX लेंगे हम सॉलिड स्टेट में, इट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड, देयरफॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. It is the combination of positive and negative ions and these two ions are separated ये gaseous state में. The enthalpy change for this step is crystal lattice enthalpy. It is represented by delta LH which is always positive.
देखिए अभी मैंने आपसे कहा ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस, देयरफॉर यहाँ आयंस ब्रेक हो रहे हैं, आयंस सेपरेट हो रहे हैं, मतलब जो आयोनिक बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहे हैं, आयंस यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं, देयरफॉर दैट प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, देयरफॉर डेल्टा एल एच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगर इसका रिवर्स प्रोसेस हम लेंगे ना, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, तो उस वक्त हमको डेल्टा एच जो हमको मिलेगा दैट विल निगेटिव, वो निगेटिव वैल्यू हमको मिलेगी। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी, एंड दैट उसको भी हम यही कहेंगे क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी, उसके लिए भी यही वर्ड यूज़ होगा। नाउ सेकंड स्टेप आता है द आयंस आर हाइड्रेटेड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग देम। Each positive ion is surrounded by large number of water molecules. Each negative ion is surrounded by large number of water molecules. And this process is known as solvation. And if यहाँ पे अगर water present है तो यहाँ पे this process उसको हम कहेंगे that process is known as hydration। ठीक है। Each positive ion is surrounded by large number of water molecules. Each negative ion is surrounded by large number of water molecules. ये सॉल्वेशन का प्रोसेस है। अब यहाँ पे वाटर यूज़ हो रहा है सॉल्वेंट के तौर पे, यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर लेंगे हाइड्रेशन। For this process, the change in enthalpy is known as enthalpy of hydration. एंड दिस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इट इज़ ऑलवेज निगेटिव, ये हमेशा निगेटिव वैल्यू हमको मिलेगी। एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इट इज़ द सम ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज़ द सम ऑफ इन क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंड फॉर NaCl मॉलिक्यूल क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी इज़ 790 किलो जूल पर मोल से प्लस 790 किलो जूल पर मोल। इट मीन्स इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। डेल्टा एच हाइड्रेशन इज इक्वल टू माइनस 786 किलो जूल पर मोल। इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। By substituting the values in this equation, we will get delta H enthalpy of solution for NaCl is equal to plus 790 minus 786। इसको सॉल्व करेंगे हमको मिलेगा प्लस 4 किलो जूल पर मोल, हमको मिलेगा प्लस 4 किलो जूल पर मोल। सो ये रहेगा अपना एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर NaCl। अगर आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर क्या रहेगा, इट्स वैल्यू इज़ प्लस 4 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू आपको याद रखना है, इसका रेफरेंस आगे भी दिया जाएगा। नाउ जितने सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर के बीच बीच में, जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको सॉल्व करना है, और जो चैप्टर के पीछे के प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आपको नोट्स में दिया है, उसकी सब आप प्रैक्टिस कीजिए। रीडिंग ऑफ बुक इज़ कंपलसरी।